नमस्कार। मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको लगातार मीरगंज नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ पे जो आम नागरिक है उनसे भी मिल रही है। साथ ही साथ जो वर्तमान पार्षद है, वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करिए कि क्या कुछ कार्य पिछले 5 सालों में हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुआ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मीरगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 7 में, जहाँ पे वर्तमान पार्षद वंदना कुमारी हैं। हालांकि जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजेश गुप्ता जी, उनके फैमिली से ही हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है वार्ड नंबर 7 की पावन धरती पे। विकास जी और सन भारती टीवी का हार्दिक स्वागत है जी। तो सर, जनता ये 5 वर्षों का जो समय देती है, हालांकि 10 वर्षों से इस क्षेत्र का सेवा करते आ रहे हैं। जी। तो पिछले 5 वर्षों के बारे में अगर हम बात कर ले तो क्या कुछ उपलब्धियां यहाँ हासिल हुई है? एक्चुअली जब मैं 2006 में पटना यूनिवर्सिटी से लॉ करके आया जी। तो कई लोगों का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों का इस फील्ड में आना निहायत ज़रूरी है। 2007 में मैं पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे गार्जियन स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद जी से मैं हार गया। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने बुज़ुर्ग से हारा और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उस समय वो चेयरमैन भी बने। 2012 में मैं चुनाव जीता। उस समय मैं पार्षद था। उस समय से लेकर अभी तक 10 वर्ष बीत चुका है। जब मैं पार्षद बना उस समय 7 पेंशन था केवल। जी 7। जी। अभी 127 पेंशन जो है अभी लोगों को मैंने मुहैया कराया है। हालांकि ये सारी योजनाएं सरकार की हैं, मैंने मुहैया नहीं कराया, लेकिन एक माध्यम जो है, एक पार्षद जो है, एक माध्यम होता है। जनता इसीलिए चुनती है। सरकार की योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाना, ये एक पार्षद, एक प्रतिनिधि का कार्य है। तो मैंने 120 पेंशन को पास करवाया। सड़कें काफ़ी जर्जर थीं, नालियाँ वगैरह ध्वस्त थीं। लगभग 90% काम विगत 10 वर्षों में फाइनल हो चुका है। 10% काम बचा हुआ है, उसको भी प्रयास में हूँ कि हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। सर, एक कॉमन मुद्दा को लेकर हम बात करें, कॉमन समस्या है पूरे मीरगंज नगर परिषद में, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग किया तो यहाँ के आम नागरिकों का कहना था कि जो करप्शन है पूरे नगर परिषद में फैला हुआ है, यानी जो आम नागरिक है इससे परेशान है। क्या स्थिति है उसका वार्ड नंबर 7 में? देखिए, वार्ड नंबर 7 की किसी भी जनता को कोई भी समस्या होती है तो बेझिझक मेरे पास आता है। और कहीं से कोई कार्यालय के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा अनर्गल पैसा मांगा जाता है तो मैं नहीं, पीएम आवास में जो है मेरे स्तर से कभी कोई गलती नहीं हुई, इसलिए कि मैं बेझिझक काम करने वाले लोगों में से हूँ और इसके खिलाफ हमेशा मैं लड़ता रहा। और मेरा काम केवल, मैं अपने काम को वार्ड तक ही सीमित करके नहीं रखता। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि पहला मेरा काम वार्ड से अलग, मीरगंज की जनता बिजली से त्रस्त थी, तो मैंने उसके लिए अलग से फीडर बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए मैं और मेरी टीम, कई लोग थे उसमें, अनशन किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि मीरगंज शहर के लिए एक अलग फीडर बना। तो ये वार्ड से रिलेटेड काम नहीं था, ये पूरे नगर के लिए था। दूसरा वर्क मैंने किया कि हथुआ स्टेशन पे जो एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुका करती थी, उसके निमित्त मैंने 72 घंटे का अनशन किया था, मैं और मेरी टीम। मीरगंज नागरिक अधिकार मंच हम लोगों ने बनाया था। उसमें माननीय सांसद, तत्कालीन सांसद थे, जनक बाबू थे, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के विधायक थे, उन्होंने आके अनशन तुड़वाया। दुर्भाग्य से कहिए या राजनीति घुस गई उसमें, वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकी। उसके बाद कोविड वगैरह का सब चलने लगा, ट्रेनें बंद होने लगी धीरे धीरे। लेकिन मीरगंज नागरिक अधिकार मंच या मेरा उद्देश्य पवित्र था। प्रयास करना अपने हाथ की चीज़ है।
और फल मिलना कई स्वभावों का मिलन जो है उसके कारण से फल मिलता है। तो हो सकता है एक दो स्वभाव मेल ना खाता हो, उसके कारण वो सफल नहीं हो पाया। तीसरा जो है मेरा काम वार्ड से अलग, मैंने अपने आप को कभी वार्ड में बांध के नहीं रखा। वार्ड पर तो ध्यान देता ही हूँ क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। EESL कंपनी के द्वारा 1600 लाइटों को इंस्टॉल किया गया था, जो आपको स्ट्रीट लाइट अभी दिखाई दे रही है हर गली में। तो आमतौर पर ठेकेदारों का ये रहता है कि काम करवा दिए, मेंटेन नहीं करना है। मेंटेन नहीं कर रहा था, डायरेक्ट लाइटें जला करती थी। तो उद्देश्य यही होता है LED लाइट का कि मेरा पावर का कंजम्पशन कम हो, बिजली की खपत कम हो। तो मैंने EESL कंपनी के हेड ऑफिस को लिखा दिल्ली में, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने PM को लिखा। उसके बाद यहाँ एक मैकेनिक बहाल हुआ और इसके निमित्त अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी धनंजय बाबू मुझे काफ़ी पेपर वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी शाबाशी भी दिए कि आप ही के वजह से जो 1600 लाइटें हैं वो महफूज हैं, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो सर ये जो आपका लगातार कार्य रहा है वो सीमित नहीं रहा है, पूरे नगर परिषद में रहा है। जी। तो खैर अब हम बात कर लें तो चुनाव जो सभापति का है या उपसभापति का, ये सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। हालांकि जो भी कैंडिडेट है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कार्य सरकार का बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्य जो भी होगा बेझिझक होगा, बेधड़क होगा, 5 साल के लिए महफूज रहेगा सिर्फ। तो आगामी चुनाव है, तो क्या जो नगर परिषद की जनता के लिए आपने ये तमाम कार्य किया है, तो चुनाव में चेयरमैन पद से सामने आना है? देखिए, अभी मैं परिस्थितियों का अवलोकन कर रहा हूँ। विगत 20 वर्षों में 8 चेयरमैन यहाँ पर बने। 8 चेयरमैन से पब्लिक अगर संतुष्ट है उनकी कार्यविधियों से, तो मेरे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, इसका मतलब यही है। लेकिन अभी तक तो वार्ड पार्षदों द्वारा चुना जाता था, अब जनता तय करेगी किनको लाना है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जनता उनसे संतुष्ट है तब तो ठीक है। अगर लगता है कि नहीं, कुछ नया आना चाहिए या नया विज़न आना चाहिए, नई दृष्टि वाले लोग आने चाहिए, तो परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात यानी परिस्थिति अगर आपके पक्ष में होता है तो बेझिझक आना है। हाँ, परिस्थितियों का अवलोकन कर रहा हूँ। अभी कई लोग इसमें लगे हुए हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। अगर नई दृष्टि वाले लोग, जैसा कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे पास विज़न है, क्योंकि मेरा जो अभी कार्य मैंने आपको गिनाया, काउंटिंग करवाया, तो वार्ड तक मैंने अपने आप को कभी सीमित नहीं रखा। तो अगर परिस्थितियाँ सही रहीं तो आऊँगा। तो अगर चुनाव में आते हैं तो क्या विज़न रहेगा, क्या मैनिफेस्टो रहेगा पूरे नगर परिषद को लेके, क्योंकि एरिया अभी बढ़ाया गया है, 16 वार्ड से हो सके तो 22 या 26 वार्ड हो, तो क्या पूरे क्षेत्र के लिए क्या मतलब मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, मैनिफेस्टो डिस्क्लोज करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो को हैक करना भी, कई लोग उसको हैक भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए आगे की जो मेरी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो मेरे लिए नुकसानदायक साबित होगी। निश्चित रूप से मैंने जो 3-4 कार्य मैंने गिनाया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा विज़न क्या हो सकता है। जनता भी समझ सकती है। जनता भी समझ सकती है। इसलिए मेरा विज़न, मेरा मैनिफेस्टो, अगर मुझे परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, जनता का फीडबैक अच्छा रहा, तो चुनाव के पहले मैनिफेस्टो जारी होगा और उस समय आप लोग अगर मिलते हैं तो उस समय मैं अपना विज़न और दृष्टि दोनों बताऊंगा। एक कार्य मैंने और किया था अपने वार्ड में। कोविड जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मैंने पूरे वार्ड में, शहर में नहीं कर पाया कि मेरे पास उतना साधन नहीं था, इसलिए कि वो टफ काम था। पूरे वार्ड में हर व्यक्ति जो 18+ वाले व्यक्ति हैं, उनका 1106 लोगों में मैंने खुद सर्वे किया, फ़ोन करके या जैसे भी। उनमें से कितने लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, कितने लोगों ने सेकंड डोज लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, वो मैंने सर्वे करवाया था आज से 2-3 महीना पहले। अभी भी मैंने परसों सर्वे एक फाइनल मेरा हुआ है, जिसमें से 8 लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, जो मतलब बीमार हैं या जो
बाकी मैक्सिमम लोगों ने 18+ वाले लोगों ने वो ले लिया। मैंने इसे जारी भी किया था फेसबुक पे। तो वो एक टफ काम था। किसी वार्ड के पार्षद ने उस काम को नहीं करवाया। चूँकि प्रतिनिधि चुनने का मतलब है कि जनता के हर बात पर, उसके स्वास्थ्य, उसके शिक्षा, हर स्तर पर जितना मैं सक्षम हूँ उतना ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैंने वो कार्य किया और काफ़ी लोगों ने उसे सराहा भी था। सर, तो क्या अपील करना चाहेंगे समस्त नगरवासियों से? समस्त नगरवासियों से मेरा यही अपील है कि जो सभापति प्रत्याशी, उपसभापति प्रत्याशी हैं, उनके विज़न को देखिए, उनके समावेशी विकास की दृष्टि को देखिए, पिछले कार्यकाल को भी देखिए, उसके बाद सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और मेरा विश्वास है कि मीरगंज की गणमान्य जनता अच्छा डिसीजन लेगी और नई दृष्टि वाले और अच्छे लोगों को, जिनका जातीयता और धर्मों से विशेष कोई सरोकार नहीं रहता है, उनको चुनाव जिताएगी। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।